हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हिस्टोरिक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है 10,000 BC। मूवी में हमें आज से करीब 12,000 साल पहले एक कबीले की कहानी दिखाई जाती है जो कि बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं और ये लोग बड़े बड़े हाथियों का शिकार करते हैं जिन्हें मनक कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जंगली हाथी बहुत कम आते हैं और कभी कभी तो आते भी नहीं हैं। इसीलिए कबीले वालों को भूखमरी का सामना भी करना पड़ता है। इस कबीले में एक बुजुर्ग औरत भी रहती है जिन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाते हैं। ये आत्माओं के जरिए अपने पूर्वजों से बात कर सकती हैं। एक रात कबीले वालों को जंगल में एक लड़की मिलती है और ये लोग उस लड़की को बड़ी माँ के पास ले आते हैं, जिसे देखकर बड़ी माँ कहती है कि ये उन 4 पैरों वाले राक्षसों की खबर लेकर आई है। जब हम लोग अपने आखिरी शिकार पर जाएंगे तो कुछ लोग यहाँ आकर हमारी दुनिया उजाड़ देंगे, पर तुम लोग परेशान मत होना, तभी एक योद्धा का जन्म भी होगा और इस लड़की की शादी उसी से होगी और फिर ये दोनों हम लोगों को एक नई दुनिया में ले जाएंगे, जिसके बाद हम लोगों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस लड़की का नाम भी एवलेट है, जिसका मतलब है नया जीवन। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इस कबीले में एक डीले नाम का लड़का भी रहता है जो एवलेट को बहुत पसंद करता है और उसे छिप छिप कर देखता है। कुछ टाइम बाद एवलेट भी उसके साथ रहने लगती है क्योंकि वो भी कबीले में अकेली है और इस तरह ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर कई साल बीत जाते हैं और वक्त के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जो एक दूसरे को अब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर एक दिन यहाँ पर वही बड़े बड़े हाथी आते हैं और अब ये आखिरी शिकार का वक्त है और भविष्यवाणी के मुताबिक इसके बाद कबीले में तबाही आएगी। पर इस शिकार से पहले ये लोग ऐलान करते हैं कि जो भी सबसे पहले मनक को मारेगा वो इस कबीले का सरदार बनेगा और उसे ये सफेद भाला दिया जाएगा और उसकी शादी भी एवलेट से होगी। इसके बाद जब शिकार शुरू होता है तो कबीले वाले एक मनक को बड़े से जाल में फंसा लेते हैं, पर वो मनक रस्सियां तोड़कर भाग जाता है, पर जाल अभी भी उसके शरीर से बंधा हुआ है और सभी कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। पर वो मनक लगातार इनको घसीटते हुए भागता रहता है, जिसकी वजह से सभी कबीले वालों के हाथ से वो जाल छूट जाता है। पर डीले वो जाल नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसका हाथ जाल में फंस गया था और मनक उसे घसीटता हुआ पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और फिर डीले पर अटैक करने लगता है। पर डीले उस पर एक भाला फेंककर मार देता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता और वो दोबारा डीले पर अटैक करने आता है। पर तभी डीले को एक और भाला मिल जाता है, लेकिन वो पत्थर में अटका हुआ है और जब मनक डीले पर हमला करता है तो मनक पत्थर से टकराकर उस भाले के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो विशालकाय हाथी यानी मनक मर जाता है। तभी यहाँ पर बाकी कबीले वाले भी आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि डीले ने ही मनक को मारा है। ये लोग डीले से बहुत खुश होते हैं कि तुमने अकेले ही इस विशालकाय मनक को मार दिया। इसीलिए अब डीले को कबीले का सरदार बना दिया जाता है और उसे सफेद भाले के साथ एवलेट को भी दे दिया जाता है। पर डीले को अंदर ही अंदर लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है क्योंकि उसने भी सभी के साथ साथ जाल को छोड़ दिया था, पर जाल उसके हाथ में फंस गया था और वो मनक भी अपनी मौत खुद ही मरा था। इसीलिए ये बात डीले को बहुत परेशान कर रही है कि उसकी जीत सच्ची नहीं है। इसीलिए वो अपना सफेद भाला वापस लौटा देता है और अपनी सरदारी भी छोड़ देता है, पर इसी के साथ अब उसे एवलेट भी नहीं मिलेगी। इसीलिए एवलेट को लगता है कि डीले ने उसे छोड़ दिया है, पर डीले उसे बताता है कि मैंने उस मनक को नहीं मारा था, बल्कि वो खुद ही मेरे भाले पर आकर गिर गया था, इसीलिए मैंने सरदारी छोड़ दी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी परंपराओं के अनुसार एवलेट की शादी उसी से होगी जो सरदार बनेगा। और फिर रात को तभी इन लोगों के कबीले पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और इनके कबीले को बर्बाद करके कबीले वालों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। और ये लोग अपने साथ एवलेट को भी ले जाते हैं, पर डीले, टुकटुक और करण जैसे कुछ लोग बच जाते हैं। डीले कहता है कि मैं एवलेट और अपने लोगों को बचाकर वापस जरूर लाऊंगा, पर करण कहता है कि उन पहाड़ों से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। पर तभी डीले कहता है कि वो लोग तो उन्हीं पहाड़ों के पीछे से आए हैं और वापस भी चले गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीले उनके घोड़ों के निशानों का पीछा करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर ये रास्ता बहुत मुश्किल है। इन्हें हजारों मील का सफर तय करना है और रास्ते में हर तरह का खतरा इनका इंतजार कर रहा है, पर ये लोग अपने सफर पर डटे रहते हैं और भारी बर्फबारी को भी पार करते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। और फिर ये लोग उस पहाड़ को भी पार करके नीचे हरे मैदानों में आ जाते हैं और फिर कुछ दूर आगे चलने पर इनके सामने एक जंगल आता है और फिर अंदर जाने पर इन्हें वही लुटेरे मिल जाते हैं जिन्होंने इनके कबीले वालों को बंदी बना रखा है। और फिर मौका मिलते ही डीले एवलेट को वहाँ से छुड़ा लेता है
और ये लोग अपने बाकी लोगों को भी छुड़ाने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर लुटेरों का सरदार भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। ये लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं पर वो लोग एक एक करके इन सबको पकड़ने लगते हैं और वो करण को भी पकड़ लेते हैं और भागते भागते इनके सामने डायनासोर की तरह बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच टुक टुक भी जख्मी हो जाता है और डीले एवलेट को लेकर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है, पर वो पक्षी इन्हें घेर लेते हैं और इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। डीले इनका ध्यान भटकाकर अपने पीछे पीछे ले जाता है और एक चट्टान पर चढ़कर ऊपर से इन पर पत्थर मारने लगता है, पर तभी पीछे से एक और पक्षी आ जाता है। डीले अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है और फिर जैसे ही वो पक्षी उस पर हमला करता है तो डीले एक नुकीला बांस उसके मुंह में घुसेड़ देता है, पर इधर लुटेरे आकर एवलेट को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब डीले यहाँ वापस आता है तो उसे यहाँ पर एवलेट नहीं मिलती और वो देखता है कि टुक टुक भी काफी जख्मी हो चुका है, इसीलिए डीले उसे अपने साथ लेकर एक सुरक्षित जगह पर चला जाता है और फिर उसकी मरहम पट्टी करने के बाद वो शिकार के लिए चला जाता है। पर तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि एक जाल है और वो देखता है कि उसी गड्ढे में एक बहुत ही बड़ा शेर भी है, पर वो फंसा हुआ है। तभी यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और उसका पानी गड्ढे में भरने लगता है और वो शेर डूबने लगता है। डीले उसे मारने की कोशिश करता है पर वो नहीं मार पाता। डीले उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा पर बदले में तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। गड्ढे के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा है और डीले भी बड़ी मशक्कत करने के बाद उस शेर को आजाद कर देता है और फिर वो शेर आजाद होते ही वो शेर डीले की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल करीब आकर उसे सूंघने लगता है, पर वो उसे मारता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डीले भी गड्ढे से बाहर निकल आता है और फिर जब ये दोनों आगे पहुँचते हैं तो तभी बहुत सारे आदिवासी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ पर वही शेर आ जाता है जिसे देखकर सभी आदिवासी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो लोग इस शेर को हत्यादंत कहकर बुलाते हैं। और फिर वो शेर डीले के पास आकर उसे सूंघने लगता है। डीले कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद वो शेर डीले को पीछे करके आदिवासियों के ऊपर दहाड़ने लगता है कि कोई भी डीले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद आदिवासी इन लोगों को मारने के बजाय उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इनकी खूब खातिरदारी करते हैं और इन्हें बताते हैं कि वो लुटेरे हमारे साथियों को भी बंदी बनाकर उन पहाड़ों के पार ले गए हैं जहाँ से कोई भी वापस नहीं आया, पर अब तुम हमारी मदद करोगे और हमारे साथियों को भी वापस लेकर आओगे। डीले पूछता है कि पर मैं ही क्यों, जिस पर वो आदिवासी बताते हैं कि हमारे यहाँ भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी उस शेर से बात करेगा और वही हमारे लोगों को वापस छुड़ा कर लाएगा और तुम वही आदमी हो क्योंकि हमने तुम्हें हत्यादंत से बात करते हुए देखा है। और फिर ये लोग सभी जगह ये बात फैला देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। इसके बाद सभी अलग अलग कबीले यहाँ आ जाते हैं और डीले उनसे कहता है कि हम सब मिलकर उन लोगों को हरा देंगे और अपने साथियों को वापस ले आएंगे। और इस तरह डीले अपनी एक पूरी फौज तैयार कर लेता है और फिर ये सब लोग इकट्ठा होकर उन्हीं पर्वतों के पास जाने लगते हैं। पर जब तक ये लोग यहाँ पहुँचते तब तक लुटेरे इनके साथियों को बड़ी बड़ी नावों पर लेकर पानी में चले जाते हैं और अब ये लोग उनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नाव नहीं है और ये लोग अपने साथियों को जाता हुआ देखते रहते हैं, पर ये लोग फिर भी हिम्मत नहीं हारते। इसीलिए ये लोग अपना सफर पैदल ही जारी रखने का फैसला करते हैं, पर ये सफर इतना आसान नहीं है और फिर ये लोग रेगिस्तान की ओर बढ़ जाते हैं और फिर कई हफ्तों तक लगातार सफर करके ये लोग उस रेगिस्तान को भी पार कर लेते हैं जो आज तक कोई पार नहीं कर पाया। पर यहाँ आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही विशालकाय पिरामिड बनाए जा रहे हैं और लुटेरे इनके लिए ही लोगों को बंदी बनाकर ला रहे हैं ताकि उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकें और उनसे पिरामिड बनवा सकें। और यहाँ पे इनके कबीले के अलावा भी हजारों लोग हैं जो गुलाम हैं और इनसे जबरदस्ती मार मार कर काम करवाया जा रहा है और इन्होंने बड़े बड़े हाथियों यानी मनक को भी बंदी बना रखा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ राजा के लोग आते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग नीचे झुक जाते हैं और इनका जो महाराज है वो हमेशा पर्दों के अंदर ही रहता है और किसी के सामने नहीं आता और सब लोग इसे देवता मानते हैं। और वो यहाँ आकर अपने लोगों से कहता है कि काम की रफ्तार बढ़ाओ, मैं तुम लोगों से खफा हूँ और मुझे एक कुर्बानी चाहिए। इसके बाद सिपाही इनमें से एक गुलाम को पकड़ते हैं और उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं जिससे वो मर जाता है और फिर देवता यहाँ से चला जाता है। डीले टुक टुक से कहता है कि हमारी फौज उनके सामने बहुत छोटी है, पर टुक टुक कहता है कि जिन लोगों को उन्होंने गुलाम बना रखा है उनकी तादाद उनसे भी ज्यादा है। अगर वो हमारा साथ दे तो हम
सबको हरा सकते हैं। इसके बाद डीले इन लोगों के बीच में आ जाता है और अपने लोगों से मिलकर उन्हें अपना पूरा प्लान समझा देता है और ये दूसरे कबीले वालों को भी समझाने की कोशिश करता है। पर तभी एक गुलाम आता है और वो इनसे कहता है कि आदमी कभी भी देवता को नहीं हरा सकता। पर तभी आदिवासियों का मुखिया उन्हें समझाता है कि डीले के बारे में भविष्यवाणी हुई है और इसमें भी देवीय शक्तियां हैं, जिस पर ये लोग मान जाते हैं। और फिर इनके सामने एक अंधे आदमी को लाया जाता है जो पहले देवताओं के साथ ही रहता था, पर जब ये देवताओं के काम का नहीं रहा तो उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, पर गुलामों ने इसे छिपा लिया और इसे छिपाकर अपने साथ ही रखने लगे। इसके बाद अंधा आदमी इन्हें बताता है कि पहले 3 देवता थे पर 2 मर चुके हैं। डीले उससे पूछता है कि उसे मारने का कोई तरीका तो होगा, जिस पर वो बताता है कि एक बार मैंने सुना था कि वो लोग एक भविष्यवाणी से डरते हैं कि एक दिन कोई इंसान आएगा और वो यहाँ से सभी लोगों को आजाद करके ले जाएगा और उसके हाथ पर तारों का नक्शा बना होगा और इसी के साथ इनके साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा। अब डीले को सब कुछ समझ आ जाता है और फिर वो बाहर अपने साथियों के पास आ जाता है, पर तभी यहाँ पर कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग उन्हें मार गिराते हैं, पर इसमें टुक टुक मर जाता है, पर मरने से पहले वो उसके पिता का सफेद भाला उसे दे देता है। और इधर अंदर राजा के लोगों को एवलेट के हाथ पर कुछ चोट के निशान दिखते हैं जो बिल्कुल तारों के नक्शों जैसे हैं। ये लोग फौरन एवलेट को अपने देवता के पास ले आते हैं और उसे बताते हैं कि इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डीले अपनी पूरी फौज के साथ मजदूरों के बीच में घुल मिल जाता है और अंदर आकर बड़े बड़े मनक को उकसाकर ये लोग भगा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। देवता कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और अगर गुलाम नहीं रुके तो इसे मार देना। सिपाही ऐसा ही करते हैं और एवलेट को बांधकर बाहर ले आते हैं। डीले एवलेट को देखकर अपने साथियों को रोक लेता है और इसके बाद देवता बाहर आता है, जिसके आते ही सब लोग झुक जाते हैं। और फिर देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी एवलेट को लेने आया है वो इसे लेकर पहाड़ों में जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। और ये लोग ऐसा भविष्यवाणी से बचने के लिए कर रहे हैं। पर डीले कहता है कि हमारे बाकी साथियों का क्या, जिस पर देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम हैं और हमेशा यही रहेंगे। तभी मौका मिलते ही डीले देवता को अपना भाला फेंककर मार देता है, जो सीधा जाकर उसके आर पार हो जाता है और देवता लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डीले कहता है कि देखा, ये एक इंसान है, ना कि कोई देवता जो मर चुका है। इसके बाद डीले जंग का ऐलान कर देता है और डीले के साथ सभी गुलाम राजा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और ये लोग राजा के पूरे साम्राज्य को हरा देते हैं। पर तभी वही लुटेरा जो एवलेट को पकड़ कर लाया था वो उसे तीर मार देता है, जिसके बाद डीले गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने भाले से उस लुटेरे को मार देता है। और फिर जब वो एवलेट के पास वापस आता है तो एवलेट भी मर जाती है, जिस पर डीले को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि इसने एवलेट के साथ साथ अपने साथी टुक टुक करण और बाकी लोगों को भी खो दिया है। पर बड़ी माँ की भविष्यवाणी ऐसी तो नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि बड़ी माँ जो आत्माओं से बात करती है वो अपनी जान देकर एवलेट को बचा लेती है, जिसके बाद एवलेट वापस से जिंदा हो जाती है। इसके बाद जब डीले वापस अपने कबीले जा रहा होता है तो तभी आदिवासी डीले को कुछ बीज देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे अपनी जगह पर जाकर उगाना। इसके बाद डीले अपनी जगह पर वापस आ जाता है और यहाँ आकर उन बीजों से खेती करने लगता है और अब इन्हें भूख से नहीं मरना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप जाकर चैनल में देख सकते हैं हमारी और वीडियो भी।